नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो ज़्यादातर मृत्यु हो रही है यह बहुत बड़ा रिस्क हम सब के लिए हो चुकी है। किसी भी रिस्क पर अगर हमें काबू पाना है तो हमें कंट्रोल्स अप्लाई करने होते हैं। तो इस कंट्रोल्स अप्लाई करने का काम राज्य और केंद्र सरकारें नहीं कर रही है। इसी वजह से ज़्यादा मौतें हो रही है। किसी भी युद्ध काल में अगर हमें कम से कम खून बहाना है तो हमें शांतता काल में ज़्यादा पसीना बहाना होता है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारें यह पसीना बहाने का काम यानी बुनियादी सुविधाएं खड़ी करने का काम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम नहीं किया है। इसीलिए ये ज़्यादा मौतें हो रही है। आप देखिए, अगर ये जो वैक्सीन बनी है ये अगर हमारी भारत की खुद की जो सरकारी टॉप क्वालिटी जो संस्था है हाफकिन इंस्टीट्यूट, अगर ये बनाती तो ये वैक्सीन सरकार को मुफ्त में या अत्यंत कम कीमत में उपलब्ध होती। मैंने पिछले अगस्त से ही महाराष्ट्र राज्य और केंद्र सरकार को बार बार लिखा कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को परमिशन देने के बजाय हाफकिन को परमिशन दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को परमिशन दे दी। अभी जब मैंने बार बार फॉलोअप रखा तब महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने पीएम को 2 बार इस बारे में रिक्वेस्ट की और फिर अभी मार्च महीने में ये परमिशन हाफकिन को मिली है। तो इनकी वैक्सीन मार्केट में आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तब तक ये प्राइवेट कंपनियों की वैक्सीन ज़्यादा कीमत में सरकार को खरीदना पड़ेगा और हज़ारों करोड़ रुपए हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जवाबदार है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी देखिए, इसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, प्राइवेट कंपनियां लूट रही है। अगर यही इंजेक्शन या उसका जो केमिकल सॉल्ट कंपोजिशन है जिसको जेनेरिक मेडिसिन भी बोलते हैं, वो अगर पुणे की पिंपरी में जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ये सबसे बड़ी सरकारी एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, इसको अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला होता या इनसे ये बनवाया होता तो ये अत्यंत कम कीमत में सरकार को मिल जाती। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के या बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुनाफे के लिए सरकार ये नहीं कर रही है और इस कंपनी को पिछले कई सालों से बंद रखा है। और अभी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जब पब्लिक में इसके बारे में चर्चा होने लगी तो फ़ौरन 50 से 70% तक इस रेमडेसिविर की कीमतें कम की। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुनाफाखोरी हो रही थी। इसलिए सरकार ने फ़ौरन इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा परसेंटेज में कम की। ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। ऑक्सीजन की वजह से इतनी सारी मौतें हो रही हैं तो ये कोरोना की मौतें नहीं है, ये ऑक्सीजन की वजह से होने वाली मौतें सरकार और प्रशासन की वजह से हो रही मौतें हैं। अगर शांतता काल में सभी सरकारों ने अगर ऑक्सीजन के पर्याप्त प्लांट खड़े किए होते, उसके प्रोडक्शन का पर्याप्त इंतज़ाम किया होता तो आज पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता और ये जो हज़ारों मौतें सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है वो नहीं होती। इसलिए इसके लिए राज्य और केंद्र सरकारें पूरी तौर से जवाबदार है। यह सब करने से बजाय वो क्या कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, जिससे फ़ायदा अत्यंत कम है। जो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है उसी को सिर्फ थोड़ा सा कम होता है। बाकी लॉकडाउन से जो गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का, किसानों का और ये सभी जिसका हाथ पर पेट है उनका जो बुरा हाल होता है, उनका जो आर्थिक नुकसान होता है, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ का बजट जाहिर किया है जिससे वो इन लॉकडाउन के काल में गरीबों को या रिक्शा वालों को पैसा देने वाली है। इसके बजाय अगर वो ऐसा अमानुष लॉकडाउन नहीं लाती तो ये पैसे बच सकते थे, या फिर इस पैसों से पुणे में जो सरकारी ससून हॉस्पिटल है या पिंपरी में जो सरकारी वाईसीएम हॉस्पिटल है, ऐसे कम से कम 100 हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार किए जा सकते थे। तो कई जगह पर सरकारों ने या स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं ने ज़मीनों को आरक्षित करके रखा है कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल होगा, सरकारी स्कूल होगा, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें बार बार मांग कर रहे हैं कि हम जो टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं, भारत की 99% जनता टैक्स का पैसा पे करती है, डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उससे हमें हेल्थ और शिक्षा की सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुफ्त और दर्जेदार मिलनी चाहिए।
भारत के जब 100% लोग टैक्स पे करते हैं, सरकार को, केंद्र सरकार को जो टैक्स की आमदनी आती है वो 33% यानी 33% ये डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से आती है, यानी जो इनकम टैक्स भरते हैं हम या अन्य प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन उसका दुगना हिस्सा यानी 67% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। मतलब हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी सेवा लेते हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है ये GST का टैक्स है, बिजली के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर तो देखो आप 100% से ज़्यादा टैक्स है। पेट्रोल और डीजल की पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 28 से 30 रुपये है, लेकिन हमें अभी भी 95 से 100 रुपये में ये खरीदना पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी लूट सरकार से हो रही है, हज़ारों करोड़ रुपए रोज़ के रोज़ आमदनी है, फिर भी हमारी जो बुनियादी सुविधा है, जो हमारी मांग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ये सभी तरह से सरकारी मुफ्त और हर जगह पर हमें मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। जगह जगह सरकारी हॉस्पिटल होने चाहिए, सरकारी स्कूल होने चाहिए। यही सरकारी स्कूल आपको इमरजेंसी में जम्बो कोविड सेंटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आपका उसमें कम खर्चे में आपको ये सरकारी स्कूल आपको इस्तेमाल करने में हमको आएंगे, लेकिन इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। हर तालुका स्तर पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, जहाँ से अत्यंत कम पैसे में अगर मेडिकल के स्टूडेंट डॉक्टर होकर बाहर निकले तो वो जनता की ज़रूर सेवा करेंगे। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अगर वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देकर अगर वो डॉक्टर हो रहे तो वो जाहिर है वो ज़िंदगी में जनता को लूटने का ही काम करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुनियादी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बढ़ाए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए, सरकारी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ानी चाहिए। एक डॉक्टर के पीछे 10 नर्स के हिसाब से उतने नर्सिंग इंस्टीट्यूट हमें खोलने चाहिए। जो सरकारी डॉक्टर और सरकारी नर्सेस की जब पर्याप्त मात्रा में तादाद होगी तभी एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ये कोरोना के ऊपर एक कंट्रोल होगा। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिग कंट्रोल ऑन कोरोना। उसके बाद हमें बेड्स की कमी है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानांकन है कि 1000 लोगों के पीछे 15 बेड चाहिए, भारत में सिर्फ 0.5 बेड है। इतने कम बेड है सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलके। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो सरकारी हॉस्पिटल हर जगह बढ़ाए, वहाँ पर बेड्स करे, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये जो पसीना बहाने का काम है इस पर सरकारें काम नहीं कर रही है। ये छोड़ के सरकार लोगों को डराने का काम कर रही है। ये जो रोज़ के आंकड़े पब्लिश कर रहे हैं, इस गांव में इतने पेशेंट मिले, इस शहर में इतने पेशेंट मिले, इस राज्य में इतने केसेस मिले, देश में इतने केसेस मिले। आप देखिए 100 से ज़्यादा बीमारियां हैं। किसी बीमारी का आंकड़ा ऐसे सरकार पब्लिश करती है क्या? लेकिन तो नहीं करती है। तो फिर कोरोना के आंकड़े रोज़ क्यों पब्लिश किए जाते हैं? इसकी वजह से जनता में प्रचंड डर और दहशत का माहौल है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक कोरोना से जितनी मौतें हुई है उसकी आधी मौतें ये डर की वजह से हुई है। तो सरकार अगर ये आंकड़े पब्लिश करना फ़ौरन बंद करे। मैंने बार ईमेल लिखे है सरकार को कि आप ये आंकड़े पब्लिश करना बंद करो, इसके बाद आपकी मृत्यु का दर यकीनन कम हो जाएगा। लेकिन ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बार आंकड़े पब्लिश कर रही है। ये आंकड़े तैयार करने के लिए, ये डेटा फीड करने के लिए, और ये डेटा रोज़ मीडिया को दिया जाता है। इसके लिए हज़ारों लोग देश में सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको दूसरी ज़रूरी काम के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़े पब्लिश करके लोगों को घबरा रही है। दूसरा, अगर टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जो असिम्टोमेटिक लोग हैं या जो नॉन कोमॉर्बिड है, जिनको कुछ भी परेशानी नहीं है, कुछ लक्षण नहीं है, उनकी टेस्टिंग फ़ौरन बंद कर दो। तो इससे क्या होगा कि जिनको असली ज़रूरत है टेस्टिंग की, उनकी टेस्टिंग होकर उन लोगों को आगे हॉस्पिटल में बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वेंटिलेटर मिलेगा, अच्छी सुविधाएं उनको मिल सकती है और जानें बच सकती है। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जाने जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम जान बचा सके। लेकिन सरकार इसके बारे में काम नहीं कर रही है। रोड पर अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो सरकार का, पुलिस का और प्रशासन का काम है कि उसको फ़ौरन मास्क दे और उसको एक नॉमिनल मामूली 50 से 100 रुपये फ़ाइन लगाए। लेकिन ये 500-1000 रुपये फ़ाइन, कोई घर से बाहर रहे या दुकान खोला है तो 10,000 फ़ाइन, ये कौन सा पुलिस राज है? ये कौन सा राज है? कौन सा कानून है? ये इससे सिर्फ जनता की लूट हो रही है और कुछ नहीं। इसे आप फ़ौरन बंद करो। जिसके पास मास्क नहीं है उसको फ़ौरन मास्क दो। और जो भी कोरोना से मौतें हो रही है
आप जो अलग अलग आजारों से मौतें हो रही है, अलग अलग बीमारियों से मौतें हो रही है, आप उसको कोरोना के अंदर डाल रहे हो, इसलिए ये आंकड़ा ज़्यादा दिख रहा है। डॉक्टर कपिल खान ने परसों फेसबुक पर कहा कि 2020 में लगभग 1.5 लाख लोग कोरोना से भारत में मृत्यु हुई है और लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नॉन कोरोना से मरे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कोरोना का मृत्यु दर जो है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत कम है। और इस 1.5 लाख में भी बहुत सारी मौतें ऐसी होंगी जो सरकार की लापरवाही की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, समय पर योग्य उपचार ना मिलने की वजह से, या फिर डर की वजह से हुई है। इसलिए कोरोना का मृत्यु दर जो भारत में है वो सिर्फ 0.1% है। इतना कम मृत्यु दर है, फिर भी ये डर की वजह से ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सरकार ने खुद लोगों को यह कहना चाहिए कि आप डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। हमें कोरोना से जीतना है तो हमें पहले डर को हटाना पड़ेगा। डर को हटाना है तो सबसे पहले ये मीडिया में आंकड़े देना रोज का बंद कर दो फौरन। आप देखो मृत्यु का आंकड़ा फौरन नीचे आएगा। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है सरकार, जो निजीकरण कर रही है सरकारी सुविधाओं का, सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये बहुत बड़ी मात्रा में जिम्मेदार है मौतों के लिए। जो इस प्राइवेटाइजेशन की या निजीकरण की नीति के समर्थक है वो आज देखो सरकारी हॉस्पिटल में जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लाखों का बिल होने वाला है, कितना लूटने वाले हैं। तो वो समर्थक आज सरकारी हॉस्पिटल में जगह ढूंढ रहे हैं। इसलिए उनको भी अभी समझ में आना चाहिए, उन्होंने ये समझ के लेना चाहिए कि सरकार का हर चीज़ पर कंट्रोल होना चाहिए, तो तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ और एक बात, राज्यों को अधिकार देना चाहिए। किसी बड़ी संशोधन संस्था जैसे हाफकिन है महाराष्ट्र में, उसको राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि उसको परमिशन दे कि ये आप वैक्सीन बनाए। उनको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ी, बहुत महीने तक रुकना पड़ा। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला, फिर सरकार मुख्यमंत्री ने मांग की 2 बार पीएम को, फिर परमिशन मिली। इसमें लगभग 1 साल चला गया। अगर पहले ही परमिशन दी होती, या राज्यों को अधिकार दो किसी को वैक्सीनेट करना है, कौन सी दवाई यूज़ करनी है, रेमडेसिविर कौन सी कंपनी से डायरेक्टली खरीदना है, या फिर वैक्सीन किसको देना है, किसी संशोधन संस्था को वैक्सीन के लिए बोलना है, ये अधिकार आप डिसेंट्रलाइज करो, राज्यों को अधिकार दे दो कि आप अपने हिसाब से आप इस पर एक्शन लो, तो और कंट्रोल आएगा कोरोना के ऊपर। देश से और केसेस कम होंगे और जल्द से जल्द हम इससे बाहर निकलेंगे। दूसरी बात है कि अगर देखो रोज 3 लाख से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो ये जो केसेस है वो टेस्टिंग जिन लोगों की हुई है उन लोगों के केसेस है, और हर कोई टेस्ट के लिए नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पीछे हम अगर पूरे देश भर में 100 लोग भी पकड़े कि वो टेस्टिंग के लिए नहीं गए हैं, तो 3 लाख के हिसाब से रोज़ 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे कि जो पॉजिटिव है, लेकिन टेस्ट सिर्फ 3 लाख लोगों की ही पॉजिटिव आई है, क्योंकि उन्होंने ही टेस्ट किए सिर्फ। इसलिए इसको हमने पॉजिटिवली लेना चाहिए कि रोज़ 2 से 3 करोड़ लोग ये कोरोना से आगे जा रहे हैं और ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि 99% लोग ऐसे जो खुद ब खुद किसी भी उपचार की वजह ना देते हुए भी खुद ठीक हो रहे हैं। 1% लोगों को ही सिर्फ हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें से भी अत्यंत कम लोग सीरियस होते हैं। तो उनकी जानें बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। उसके बारे में काम करना छोड़ के सरकार लॉकडाउन के पीछे पड़ी है, जो बिल्कुल गलत है, जो लोकशाही के खिलाफ है, और जो इससे गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का, व्यापारियों का, हाथ पर जिनका पेट है उनका, किसानों का, सबका प्रचंड नुकसान होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये लॉकडाउन बंद करके आप जो बेसिक रूट कॉज है उसके ऊपर काम करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हम रोक सकते हैं और कोरोना पर जीत सकते हैं। कोरोना से डरना ये बहुत बड़ी गलती है। सरकार को और हमको सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और इसको प्रसारित करना चाहिए कि कोरोना से डरो ना, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। धन्यवाद।